मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, ठीक। अब देखो, ये थोड़ा सा कुछ बातें खुलकर बात की जाएंगी इस पे, ठीक है। ये टॉपिक देखो, हर शरीर के हर अंग को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सिलेबस इसका 10th क्लास से ही, 9-10 से ही शायद है, प्रजनन तंत्र का सिलेबस है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पर शिक्षक भी शर्माते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान में अभी जो है इस पर लोग खुल करके बात नहीं कर पाते हैं ऐसे सिस्टम पे जो है। और लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कम से कम शरीर के पूरे सिस्टम को समझ लेना, जिससे कि जीवन में हम जो गलत कार्य कर रहे हैं वो नहीं करें। तो जब समझेंगे तभी तो नहीं करेंगे। तो प्रजनन तंत्र अर्थात इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे, प्रजनन तंत्र। अब देखो, प्रजनन का मतलब क्या होता है। प्रजनन शब्द में 2 शब्द से मिलकर बना है। प्र शब्द जो है प्रजाति को डिनोट करता है, किसको? प्रजाति को। और जनन मतलब निरंतर जन्म लेने की प्रक्रिया। जनन मतलब निरंतर जन्म लेने की प्रक्रिया। जन्म शब्द से बना है। जनन मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, अपनी प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए, जब कोई स्पीसीज, कोई जाति, चाहे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जो है आपका मानव हो, कोई भी जीव जंतु, अपनी प्रजाति को एक मतलब हमेशा बरकरार रखने के लिए जो है संतानोत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे ही कहते हैं प्रजनन, उसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन जो है, ये क्या चीज़ है? संतान उत्पत्ति की जो है व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्यों की जाती है? क्योंकि अपनी जातियों को हर समुदाय, चाहे वो पेड़ पौधों का समुदाय हो, चाहे वो जीव जंतुओं का समुदाय हो, हर समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संतानों की उत्पत्ति करता है। और यही सबसे अहम कार्य है। जीवों की सबसे अहम कार्य यही माना जाता है। और इसी पर हम लोग जो है चर्चा नहीं करते हैं, ना ही इसको हम समझने का मतलब उतना ध्यान देते हैं इस चीज़ को। तो प्रजनन मेन चीज़ ये हो गया। अब देखो, प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं और जो है ये इसके क्या क्या सिस्टम है। तो पहले तो इसके अंग की बात करेंगे। प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, अंगों का क्या क्या मतलब कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, तो इसका अंग हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जब प्रजनन के कई अंग मिल करके एक साथ काम करते हैं, प्रजनन काम करते हैं, संतान उत्पत्ति का काम करते हैं, तो उसे तंत्र कहते हैं। तो प्रजनन तंत्र हम लोग देखेंगे ना, तंत्र का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रजनन तंत्र का अभी तक तंत्र ही चल रहा था, सिस्टम ही हम पढ़ रहे थे। तो कई अंग मिल करके तंत्र का निर्माण करते हैं, तो प्रजनन होता है, ठीक है, संतान उत्पत्ति होती है। अब प्रजनन के प्रकार देखते हैं। प्रजनन के प्रकार, 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं। एक होता है असेक्सुअल अलिंगिक या अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन इसको बोलते हैं हिंदी में, असेक्सुअल। और दूसरा है सेक्सुअल या फिर लैंगिक प्रजनन, ठीक। तो अलैंगिक प्रजनन थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक प्रजनन का। अलैंगिक प्रजनन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें संतान की उत्पत्ति जो होती है, अपने जैसे ही एक फोटोकॉपी बनाते हैं जो, उसमें किसी दूसरे मतलब कोई एक ही जो है जीव, कोई एक ही जीव या एक ही कोई मतलब सिंगल पौधा ही अपने जैसा ही एक फोटोकॉपी बना देता है बिना किसी दूसरे के सहयोग से, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक, असेक्सुअल या अलैंगिक। जैसे इसमें किस तरीके से होता है, जैसे आपने अमीबा देखा, अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। अमीबा इस तरीके से अमीबा होती है, इस तरीके से। हालांकि जब हम लोग जूलॉजी क्या बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो अमीबा का जो है इसी तरीके से होता है, अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में क्या होता है कि ये इस तरीके से अपना आकार परिवर्तित करके इस तरीके से हो जाती है, और इसका जो केंद्रक है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर इससे ये सेपरेट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? सेपरेट। तो ये विखंडन विधि है। कौन सी विधि है? विखंडन। तो
तो इस विखंडन विधि से इसमें जो है कोई दूसरा, यानी न तो एक किसी, अगर नर है तो मादा की जरूरत नहीं है, अगर मादा है तो नर की जरूरत नहीं, अपने आप ही जो है सेपरेट कर लेती है अपना जो है आकार बढ़ा करके, और उससे दूसरे फोटोकॉपी, जिस तरीके से हम लोग किसी नोट्स का, किसी मटेरियल का फोटोकॉपी तैयार करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये फोटोकॉपी तैयार हो जाती है, जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक, इसी प्रकार से हाइड्रा का नाम आपने सुना होगा, हाइड्रा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। हाइड्रा भी इसी तरीके से जनन करता है। इसमें जो है बडिंग सिस्टम होता है। इसमें कौन सा सिस्टम होता है? बडिंग की सहायता से होता है, बडिंग सिस्टम होता है। इसमें जैसे इस तरीके से हाइड्रा का एक पौधा होता है, उसमें इस तरीके से इसकी एक शाखा आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से एक शाखा ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर फाइनल स्टेज में क्या होता है, ये शाखा अलग हो जाती है, इससे कट करके अलग हो जाती है, फिर अपना अस्तित्व एक नया बना लेती है। तो इसको बोलते हैं बडिंग। इसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? बडिंग। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत जो है असेक्सुअल जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, और उससे फोटोकॉपी तैयार होती है। जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की अपनी फोटोकॉपी एक अलग ही तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। दूसरा है महत्वपूर्ण बात जो हम लोग चर्चा करेंगे आज, लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन जो है, इसमें सिंगल जीव नहीं कर सकता है। इसके लिए जो है एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी, तभी उसमें जो है सेक्सुअल लैंगिक जनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसी चीज़ की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और इसमें देखो, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो है नर और मादा दोनों प्रतिभाग करते हैं, तो उससे जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट का। ठीक है, अभी आगे क्लियर होगा, अभी शब्द इतना जानते समझते रहो खाली। तो जायगोट का निर्माण होता है, और वही जायगोट जा करके फिर भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में शिशु के रूप में उत्पन्न होता है। तो मोस्टली जितने भी जो है जीव जंतु स्तनधारी सारे किस समूह में आते हैं? लैंगिक समूह में आते हैं, लैंगिक प्रजनन में आते हैं। ठीक है, तो और जो नर मानव प्रजनन करता है, मानव प्रजनन जो होता है, मानव जनन, ये कैसा होता है? एक लिंगी होता है। ये कैसा होता है? एक लिंगी होता है। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। तो ये एक लिंगी कैसे होता है? इसमें एक लिंग जो है नर की और एक लिंग मादा की जरूरत होती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के जो है समूहन से, दोनों के समूहन से ही प्रजनन होता है। इसीलिए इसको मानव को एक लिंगी जो है समूह में रखा गया है। किस में रखा गया है? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल में। तो एक लिंगी में रखा गया है। और इनके अंगों की बात करें तो दोनों के अलग अलग अंग होते हैं, दोनों के अलग अलग अंग होते हैं। जो है इसका आपका मेल का और फीमेल का। ठीक, तो नर के जो है अंग कौन से? प्रजनन, नर के प्रजनन अंग, नर के प्रजनन अंग की बात करें अगर, तो कौन कौन से होते हैं? मोस्टली जो है इसको दो भागों में से बांट सकते हैं। एक तो आपका प्राथमिक होता है, एक प्राथमिक अंग होते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक या गौड़, द्वितीयक या गौड़। ठीक, प्राथमिक में नर की बात करें तो वृषण होता है। क्या होता है? वृषण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक, वृषण ये प्राथमिक होता है। इसके बगैर तो प्रजनन होगा ही नहीं, वृषण के बगैर प्रजनन संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है? प्राथमिक में। और इसके अलावा इसको सहयोग सहायता प्रदान करने वाले सब किस में आ जाते हैं? द्वितीयक में। सेकेंडरी जो है इसके वो होते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ा समझ लो, पॉवर्टी से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। पॉवर्टी एक जो है समय होता है, हर नर और मादा का अपना अलग अलग पॉवर्टी समय होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यौन आरंभ। क्या बोलते हैं? यौन आरंभ, यौन आरंभ। ठीक है, यानी कोई भी शिशु जो पैदा होता है, शिशु के बाद में कौन सा ऐसा समय आता है जब वो पॉवर्टी में प्रवेश करता है, उसका यौवन का आरंभ होता है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल की उम्र जो है होती है लगभग आपका 14 से 15 साल की एज में जो है वो यौवन की अवस्था में प्रवेश करता है। अर्थात उसके जो है प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीयक प्रजनन अंग, इन दोनों में क्या होता है? जो है विकास होने लगता है, जो है विकसित होने लगते हैं। तो इसकी उम्र होती है 14 से 15। इसी में क्या होता है कि सबसे पहले चीज़ तो इसमें क्या होगा? आपका शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा? शुक्राणु का निर्माण, जिसको स्पर्म बोलते हैं। ठीक, स्पर्म का निर्माण होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है मोटी आवाज़ होने लगती है, यानी आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, आवाज़ में परिवर्तन, ये सब क्या है? सेकेंडरी है, गौड़ चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है?
शुक्राणु का बनना। और इसके अलावा जो है आवाज़ में परिवर्तन, आवाज़ में भारीपन हो जाता है ना बच्चों में, आवाज़ का भारीपन हो जाना। और इसके अलावा दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ठीक, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या दर्शाती हैं कि बच्चा जो है वो उस किस में पहुंच गया है, उसका यौन आरंभ हो गया, पबर्टी। तो उसकी कभी कभी एज पूछ ली जाती है, तो इस दौरान 14-15 वर्ष की आयु से ये शुरू होता है मुनन। कुछ में जो है 16-15 के बाद भी जो है बच्चे ऐसे कुछ जो अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते तो 16 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, नहीं तो 14-15 एक औसत आयु है जिसमें ये सारी चीज़ें निर्माण शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं पुबर्टी, ठीक है। तो ये इसको यौनारंभ बोलते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये आयु होती है 12 से 13 वर्ष, फीमेल में ये आयु होती है 12 से 13 वर्ष। इसीलिए आपने देखा होगा जब शादी होती है किसी स्त्री और पुरुष की, तो उसमें पुरुष की उम्र जो है ज़्यादा होती है और महिला की उम्र कम होती है। तो वो वैज्ञानिक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यौनारंभ महिला का पहले ही शुरू हो जाता है 12 से 13 वर्ष की आयु में, और पुरुष का जो है थोड़ा लेट शुरू होता है। आपने इतिहास में पढ़ा है कि जो है बाल विवाह होते थे, 12-13 वर्ष की आयु में बच्चियों की शादी हो जाती थी। तो वो सब विज्ञान जानते थे, बायोलॉजी जानते थे कि यहाँ से जो है बच्ची अब कहाँ चली गई, पॉवर्टी में चली गई है, अर्थात वो उसका यौवन प्रारंभ हो गया है, तो वो अब जो है बच्चे को जन्म देने लायक हो गई है, तो शादियाँ हो जाती थी अमूमन जो है इस समय, इसलिए जो है बाल विवाह चलता था। लेकिन बाद में समाज में परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुष के साथ महिला भी जो है समाज में बराबर योगदान करती है, काम में करेगी। तो जब पहले ही शादीशुदा हो जाएगी, बच्चों को जन्म देने लगेगी, तो जो आर्थिक गतिविधियाँ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सामाजिक आंदोलन होते हैं और इसके विरोध में जो है आवाज़ उठती है, तभी विवाह की आयु को बढ़ाया जाता है लगातार। अब जो है अब उसमें 21 और 18 वर्ष की आयु रख दी गई है, मेल की आयु 21 और फीमेल की 18 वर्ष। तो वो यहीं से कहीं ना कहीं जो है लिंक करके आप देख सकते हो उसका जो है यौवन आरंभ बच्चियों का। और आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो 12 से भी कम उम्र में हो जाती है स्थिति। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ओम बनने लगता है, अंडाणु का निर्माण होने लगता है महिलाओं में मोस्टली। आवाज़ तो खैर पतली रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, ओम बनना। और शारीरिक विकास होते हैं, कुछ शरीर के अंग जो है उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये यौनारंभ या पुबर्टी जो है इसको कहते हैं, जो हमारा इन दोनों की समय, मतलब कई बार प्रश्न मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में जो पूछ लिया गया है, सीमा उम्र जो है पूछा गया है कि किस उम्र में जो है पुबर्टी का एज है, यौनारंभ का एज कौन सा है। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग है, ठीक। तो नर जनन के जो है अंग हम लोग देख रहे थे। तो इसमें सबसे पहला जो है वृषण, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझते रहेंगे, ठीक। वृषण का काम क्या होता है, यहीं पे जो है स्पर्म का निर्माण होता है, यहीं पर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और वृषण के अलावा जो है एक होता है अधिवृषण। क्या होता है, अधिवृषण, इसको बोलते हैं इपीडिडमिस, अधिवृषण बोलते हैं, ठीक। और ये वृषण जो होता है एक थैलीनुमा संरचना में होती है वृषण, जिसको स्क्रोटल बोलते हैं, स्क्रोटल, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटल बोलते हैं, ठीक। या वृषण कोश बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश, स्क्रोटल या वृषण कोश। और एक पाइप नुमा संरचना होती है जो वृषण कोश से, अधिवृषण कोश से बाहर जाती है, जिसको बोलते हैं आपका शुक्रवाहिनी। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते चलते हैं हम लोग। हर जो है नर के अंदर 2 वृषण होते हैं। कितने होते हैं, 2 वृषण होते हैं। हर नर के अंदर 2 वृषण होते हैं, इस तरीके से जो है, ठीक। और इसके ऊपर ये तो हो गया आपका वृषण, ये हो गया क्या, वृषण, ठीक। टेस्टिस जिसको कहते हैं, ये हो गया आपका टेस्टिस, हिंदी इंग्लिश दोनों समझते चलना। और इसी के ऊपर आधे स्थान को घेरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अधि। इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण, जिसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण, या अंग्रेजी में बोलते हैं इपीडिडमिस, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इपीडिडमिस, ठीक। और ये जो संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना जो होती है, मांसल संरचना, त्वचा की संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वृषण होते हैं। ये वृषण दोनों इसी के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रोटल। क्या बोलते हैं, स्क्रोटल, ठीक। स्क्रोटल अर्थात वृषण कोश, स्क्रोटल अर्थात वृषण कोश,
जिस कोष में रहता है उसको वृषण कोष कहते हैं। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। फिर यहाँ से एक दोनों वृषण से एक पाइप जाती है, अलग अलग इस तरीके से पाइप जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। ठीक है। और इसी के ऊपर जा करके दोनों जगह, दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, शुक्राशय होते हैं। दोनों के अलग अलग शुक्राशय होते हैं, जहाँ पर जो स्पर्म जो बना है, वृषण में जो स्पर्म का निर्माण हुआ है वो इकट्ठा होता है। कहाँ पर, शुक्राशय में। इसको बोलते हैं शुक्राशय। ठीक, जहाँ पर स्पर्म जा करके इकट्ठा होता है। ठीक है। और फिर यहाँ से स्पर्म जो है फिर एक, ये दोनों आगे जाकर एक ट्यूब में बन जाते हैं, एक ही नली बन जाती है। और यहाँ पर इधर से आपका किडनी आई थी, किडनी से आपका क्या आया था, एक यूरेथ्रा आया था, मूत्र मार्ग आया था ना किडनी से। तो वो किडनी से मूत्र मार्ग आ करके इसी में जुड़ जाती है, इसी में जुड़ जाती है। और यहीं पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोटेस्ट ग्लैंड। ठीक, प्रोटेस्ट ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड, प्रोटेस्ट ग्रंथि पाई जाती है, जो जब पेशाब यानी पेशाब के रास्ते जब पेशाब आ रहा होता है तो स्पर्म को रोक देता है, नहीं जाने देता है। प्रोटेस्ट ग्लैंड यही काम करता है इसको। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शुक्राशय है, शुक्राशय की दीवार में कुछ जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो स्पर्म को सुरक्षित रखता है, उसको जो है जीवन प्रदान करता है और उसे निर्मित करता है, निर्माण करता है। स्पर्म बनता कहाँ से है, वृषण से बनता है। टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता। अगर टेस्टिस को आप जो है बीच से काट करके देखोगे तो उसमें बहुत सारी जो है संरचना इस तरीके से पाई जाती है, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है। तो उन संरचना से सब जो है क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और यहाँ से निर्मित स्पर्म फिर कहाँ, अधिवृषण में जाता है। कहाँ जाता है, एपिडिडमिस में जाता है, एपिडिडमिस में। और एपिडिडमिस का ही जो आखिरी सिरा होता है पतला हो जाता है। आखिरी सिरा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जो एक नली के रूप में चला जाता है, जो शुक्रवाहिनी के रूप में जाना जाता है। एक नली के रूप में चला जाता है जो शुक्रवाहिनी कहलाती है इस तरीके से। और ये नली दोनों आखिरी जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको शुक्राशय बोलते हैं, जहाँ पर ये शुक्राणु जो बने थे, स्पर्म जो बने थे, वहाँ जाकर के क्या होते हैं, संचयित होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक। और इनकी जो दीवार बनी होती है उस दीवार से चिपचिपा पदार्थ निकलता है शुक्राशय की दीवार से, जो स्पर्म को थोड़ा सा और जो है मोटिवेट करता है, उसे और परिपक्व बनाता है। फिर यहाँ पर ये दोनों आगे जा करके जो है मिल जाती हैं एक नली के रूप में। शुक्राशय की एक नली और शुक्राशय की ये दूसरी नली, दो शुक्राशय होते हैं, दो शुक्राशय की थैलियाँ हैं। और इन दोनों थैलियों से फिर आगे जा करके इनका संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, दोनों एक में मिल जाते हैं। और मिल करके फिर ये मूत्र मार्ग से जो है इस तरीके से मिल जाते हैं और इस तरीके से मतलब पेनिस के रास्ते ये बाहर निकल जाते हैं। शुक्राणु जो है पेनिस के रास्ते प्रजनन के लिए मादा के जननांग में जा करके ये प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी किडनी से यहाँ से ब्लैडर था, यहाँ पर क्या था, यूरिन ब्लैडर था, जहाँ पर जो है इंसान का जो है यूरिन इकट्ठा होता है और फिर ये आ जाता है कहाँ पर, पेनिस के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड मोस्टली क्या काम करता है कि एक तरीके से इन स्पर्म को पूरी तरीके से परिपक्व करता है। तो तीन चीज़ें इसमें स्पर्म को बनने में इसका हाथ है। एक तो टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण हुआ, फिर शुक्राशय ने अपनी दीवार से कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे पदार्थ छोड़े जिससे शुक्राशय जो है, जो वो शुक्राणु थे वो उनको आकार मिलता है, बनते हैं। और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट ग्लैंड का क्या काम करता है, कुछ ऐसे जो है रक्त, कुछ ऐसे रसायन का संचार करता है, जो निकालता है, जिससे कि जो है जो शुक्राणु होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। और शुक्राणु मोस्टली क्या होते हैं, तो ये इस तरीके से जो है एक संरचना होती है जिसमें एक हेड होता है और एक जो है मुख्य इसकी शरीर होती है। तो ये इसका जो है क्या है, हेड है। जो शुक्राणु होते हैं, अगर आप जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह है उससे देखेंगे तो इस तरीके से संरचना दिखाई देगी, जिसमें एक हेड होता है, इसका क्या होता है, सिर होता है, हेड होता है। और ये होता है मेन बॉडी, ये होता है इसका मेन बॉडी। ठीक। और ये होती है टेल, ये होती है टेल, पूंछ होती है। तो इस तरीके से तीन भागों में विभक्त होती है कौन, शुक्राणु। और ये शुक्राणु जो है गतिशील होती है, गति करती है। शुक्राणु क्या करती है, गति करती है। और इसको गतिशीलता और कौन प्रदान करता है, तो प्रोटेस्ट ग्लैंड प्रदान करता है। और इसको आगे इजेक्ट करता है, इसको आगे की तरफ भेजता है, यहाँ से उसमें धक्का दे करके इसको निकालता है और ये अपने जो है पेनिस के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा जो है इसकी संरचना हो गई, किसकी,
मानव मतलब नर प्रजनन के अंगों की व्यवस्था हो गई। कौन कौन सी? तो यहाँ से आपको याद रखना है, यानी 2 वृषण होते हैं, एक जोड़ी होती है और इस वृषण से क्या बनता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, और ये पहुँच जाता है एपिडिडमिस में, जिसको अधिवृषण बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में ये शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में, और शुक्राशय से फिर ये प्रोटेस्ट ग्लैंड से कुछ चीज़ें निकलती हैं और वो इनको क्या करती हैं? और ज़्यादा परिपक्व बनाती हैं। फिर ये आगे एक नली के माध्यम से जो है पेनिस के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, जिससे कि एक नए जो है जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर आपने कभी कभी ये सुना होगा कि जो पुरुष की नसबंदी की जाती है तो वो शुक्रवाहिनी को काट दी जाती है। किसको काट दी जाती है? शुक्रवाहिनी को। इसको बोलते हैं वैसेकोटोमोलॉजी, वैसेकोटोमोलॉजी बोलते हैं, टोमोलॉजी, वैसेकोटोमोलॉजी। ठीक, वैसेकोटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? पुरुष नसबंदी को। जो क्या किया जाता है, यही जो 2 नली हैं, शुक्रवाहिनी की जो 2 नलियां हैं, इसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, जिससे स्पर्म तो बनता है, वृषण में स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन स्पर्म बनता है लेकिन वो जो है बाहर आगे नहीं जा पाता। यहाँ पर काट करके गांठ लगा जाता है, इधर गांठ अलग लगा दिया, इधर गांठ अलग लगा दिया, इधर गांठ अलग लगा, तो यहीं पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, जिस एक नसबंदी शुरू किया था किसने? इंदिरा गांधी ने बहुत व्यापक स्तर पे जो है नसबंदी कराया था पुरुषों की। उन्होंने क्या किया था? जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी तो ज़बरदस्ती घर से पकड़ के पुरुषों को नसबंदी कर दिया गया था। ठीक, तो उसमें यही किया जाता है, क्या किया जाता है? जो है शुक्रवाहिनी नली को काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे ना जा पाए। बने तो यहीं बनेगा तो नेचुरल है, बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। वो फिर जो है नर नहीं होगा, फिर उस दूसरी श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो ये नर की पहचान है, इसीलिए जो है ये बनता है, जरूरी है। लेकिन आपने कुछ जानवर देखे होंगे, खसी वगैरह, अंडू वगैरह देखा होगा ना। खसी और अंडू में अंतर क्या होता है? जो अंडू होता है उसके इस जो वृषण है उसी को निकाल दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? खसी बन जाता है। अगर वृषण है तो उसके अंदर एक अजीब सी बदबू आती है। तो अंडू होता है ना, अंडू के बगल से आप निकल जाओगे, तुम्हारे पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे तो अंडू कहते हैं। अंडू नहीं जानते हो ना? हाँ, तो अंडू जो है वो उसके बगल से निकलोगे तो बहुत अजीब सी बदबू आएगी। हम लोग तो घर में पालते थे खसी वसी जो है, हमारे घर में जो है बकरी पालन होता था, 2-4 बकरियाँ पाली जाती थी। तो वो उनमें क्या किया जाता है? इस वृषण को ही निकाल दिया जाता है, काट करके वृषण ही निकाल दिया जाता है। और इसमें जो है, इसी में जो आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड है, ये इसमें जो है एक गंध भी निकलती है अजीब सी, जो शुक्राणु में पहुंच जाती है, जो पूरे इस व्यवस्था को मतलब गंध प्रदान करता है। तो इस गंध से ही जो है आपके इंसान जो नर हैं उनके कभी किसी के अंदर ज़्यादा निकलता है वो गंध जो है। तो कभी कभी आप देखे होंगे किसी इंसान के पास से गुजर जाओ या कोई बाथरूम करके आ जाए, फिर दोबारा बाथरूम में कोई दूसरा जाता है तो बड़ी भयंकर अजीब तरीके की बदबू आती है ना। तो वो सब जो है इसी ग्लैंड की वजह से होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड की वजह से होता है, जो एक ऐसे गंध को रिलीज करती है। तो जो अंडू होते हैं इसी वजह से वो बदबू करते हैं। अगर उसको यही निकाल दिया गया, वृषण ही निकाल दिया गया, तो फिर वो बड़े सुंदर से लगते हैं, चिकने से लगते हैं, उनके अंदर गंध वंध नहीं होती है, लेकिन अब वो संतान की उत्पत्ति लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक, और उसी का मांस वांस जो है लोग चिकवा उकवा काटते चलता है, वही चलता है। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था किसकी हो गई? नर प्रजनन तंत्र की, नर प्रजनन तंत्र की। इसमें आपने वैसेकोटोमी क्या है? ये शुक्रवाहिनी को काट करके और क्या किया जाता है? पुरुष नसबंदी की जाती है, पुरुष नसबंदी की जाती है। इसको वैसेकोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसेकोटोमी। ठीक है। तो ये जो है नर प्रजनन के अंग हो गए। और हम लोग मादा प्रजनन का अंग कल देखें, आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो मादा प्रजनन का अंग कल देखेंगे। फिर उसके बाद में किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से जनन होता है, वो सारा हम लोग देखेंगे। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं ये सारा हम लोग समझेंगे किस तरीके से। और जो है जुड़वा बच्चों के साथ साथ बहुत जो है तीसरे जेंडर पैदा हो जाते हैं, जिसको जो है क्या कहते हैं? किन्नर। हाँ, तो वो कैसे जन्म लेते हैं, क्यों, कौन सी परिस्थिति बनती है जिससे किन्नर जो है पैदा होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे या कभी कभी तो 8-9 बच्चे भी किसी जो है मादा जन्म दे देती है कोई। तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरीके से, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जिनसे ये सारा होता है। ठीक, आज तबीयत सही नहीं तो इसलिए कल पढ़ाएंगे।